नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग बेहतर होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पार्ट 16। 4 नंबर हेडिंग बात हो चुकी थी और हमारे साथ जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे तो 8.1 और 8.2 की चर्चा हो चुकी थी। हमने प्रतिशत को अंक में बदलना, अंक को प्रतिशत में बदलना सीख लिया था। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की भी चर्चा हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे लाभ या हानि पर पार्ट 16 लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8 क्लास 7 राशियों की तुलना। तो लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी, लेकिन मैं इस पर चर्चा कर सकता हूँ। आइए देखते हैं रेडिंग के तौर से। जब कोई वस्तु हम लेते हैं तो उसे कहते हैं क्रय मूल्य, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और जब कोई वस्तु बेची जाती है जिसकी मूल्य पर उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। माना कोई वस्तु का मूल्य कितना है, 10 रुपये। तो एक व्यक्ति ए है और वो एक वस्तु खरीदता है 10 रुपये की। तो जो खरीदता कितने हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, और वो जो बेच देता है कितने रुपये में, 15 रुपये में क्या देता है, उसको बेच देता है। ये उसका हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो अब ये बताना है कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो उसने 10 रुपये की खरीदी, 15 में बेची, तो सिंपल सी बात है कि लाभ हुआ। लाभ कब होगा, लाभ मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। और मान लीजिए या फिर अगर ये 10 रुपये में सामान लेता है, इसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये 8 रुपये में बेचता है। कितने रुपये बेचता है, 8 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे इसको तो लाभ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो हानि कब होती है, हानि कब होती है, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, छोटा हो कॉस्ट प्राइस से। मतलब लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से। हानि तब होती है जब विक्रय मूल्य छोटा हो क्रय मूल्य से या कम हो। तो ये तो बात हो गई कल की क्लास से, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आज हम बात करते हैं लाभ या हानि प्रतिशत में, परसेंटेज में कैसे होगा। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसको मिटा लें। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है। कि मान लीजिए एक खिलौना है, कोई खिलौना है, तो खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य कितना है, 72 रुपये। कितना है, 72 रुपये। और उसका जो सेलिंग प्राइस है कितना है, सेलिंग प्राइस वो है 80 रुपये। कितना है, 80 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस है 72 रुपये और सेलिंग प्राइस है 80 रुपये। तो सिंपल सी बात है कि सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ी कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। खरीदा 72 में, बेचा 80 में, तो लाभ हुआ। लाभ क्या होगा, तो लाभ बराबर कैसे होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना है, 72 रुपये। इसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना आ गया, 8 रुपये। 8 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो। 8 रुपये का यहाँ पे लाभ हो गया। ये तो हम सीख चुके थे, लेकिन अब बात ये करते हैं, अगर इसको 8 रुपये का लाभ हुआ तो 8 रुपये परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में कितना होगा। तो बुक जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को बुक के अनुसार 2 लोगों ने लगाया है। एक है नेहा और एक है शेखर। देखते हैं नेहा ने क्या लगाया। तो नेहा लगाएगी अपनी विधि से और शेखर लगाएगा अपनी विधि से। तो सबसे अच्छी इसमें है नेहा की विधि। क्या होती है नेहा की विधि, अगर हमें लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस और गुणे 100, गुणे 100। तो हमें निकल आएगा। तो यही फार्मूला है कि लाभ बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100। तो हमारा लाभ जो होगा प्रतिशत में निकल आएगा। तो लाभ कितना हमारा हुआ है, 8 रुपये का। कितने रुपये का हुआ है, 8। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 72 रुपये की और गुणे 100। ये कट गया। ओके, अब 8 एकम 8, 8 9 72,
100 बटा कितना आया 9 आया। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9 वही आ जाएगा 11.1%। समझ पा रहे हैं? इससे कितना लाभ हुआ 11.11% इसका क्या हो गया लाभ हो गया। तो समझ पा रहे हैं कि लाभ को अगर परसेंटेज में ज्ञात करना है तो क्या होगा लाभ बटा कॉस्ट प्राइस गुणे। इस प्रकार से हम क्या निकाल पाएंगे लाभ को प्रतिशत में निकाल पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े निकाले। तो हमने यहाँ पे देखा लाभ प्रतिशत में, ध्यान से पहले समझ लेते हैं। लाभ प्रतिशत में हमने इस प्रकार से ज्ञात किया। अब हम एक और कंडीशन ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। अब हमारा कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं, एक सेलिंग प्राइस भी लेते हैं, देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं, मान लीजिए 120 रुपये। कितना है 120 रुपये। और सेलिंग प्राइस हम ले लेते हैं 100 रुपये। कितने ले लेते हैं 100 रुपये। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है बड़ा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे छोटा है, सेलिंग प्राइस से इसमें लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है बड़ा है, सेलिंग प्राइस 120 में खरीदा 100 में बेचा, इसका मतलब यहाँ हानि होगी। क्या होगी तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या होता है लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 120 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपये। तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 20 रुपये। इसका मतलब 20 रुपये हमारा क्या हो गया हानि हो गया। और यहाँ कितना लाभ हुआ था, यहाँ 8 रुपये क्या था लाभ हुआ था। तो 8 रुपये लाभ हुआ था तो हमने लाभ को प्रतिशत में ज्ञात किया था। यहाँ 20 रुपये हानि हुई है तो हम हानि को भी किसमें ज्ञात करेंगे प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। ओके समझ पा रहे हैं? तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस गुणे 100। ओके हानि कितना हुआ है हमारा 20 रुपये का, कितना हुआ है 20 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 120, कितना है और गुणे 100। जी ये कर गया। ओके तो ये आ जाएगा कितना 200 बटा 12, 12 और ये हो गया। अब यहाँ पे 2 3 6, यहाँ कितना आ जाएगा 2 5 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा और तीनों सकते 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 2 बचा और 3 छक्का 16.6%। 16.6% हमारा क्या हो गया हानि हो चुकी है। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पाए? तो अगर हमें क्या ज्ञात करना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगर लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है तो सूत्र होगा लाभ बटा कॉस्ट प्राइस गुणे 100। और अगर हानि प्रतिशत में होगा तो हानि बटा कॉस्ट प्राइस गुणे 100। तो लाभ का निकालना है तो यहाँ लाभ लिख देना है, हानि का निकालना है तो हानि लिख देना है और हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या सीख लिया, लाभ को प्रतिशत में ज्ञात करना सीख लिया और हानि को प्रतिशत में ज्ञात करना सीख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। निकाले एग्जाम्पल नंबर 1, इसी हेडिंग के अंतर्गत एक एग्जाम्पल। एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये, कितना है 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है, कितने परसेंट 10% हानि पर बेचता है, तब उसका विक्रय मूल्य क्या कीजिए। कुल मिला के तो कॉस्ट प्राइस तो कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस 120 रुपया। ओके अब कह रहा है यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है और इसका हानि प्रतिशत ये पता है। हानि प्रतिशत कितना है हमारा 10%। ओके तो हानि कितनी हुई, आखिरकार हानि तो ज्ञात कर लें कि 10% हानि हुई। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 120, तो 120 का 10%, 120 का 10% हानि हुई। तो 120 का 10% कितना होता है 120 का। देखिए तो हानि हमारी कब ज्ञात हो पाएगी, हानि हम कब ज्ञात कर पाएंगे हानि कब ज्ञात कर पाएंगे, कॉस्ट प्राइस का 10%। कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा 10%। अब कॉस्ट प्राइस कितना है 120,
तो 120 का 10%। हानि कितनी हुई, कितनी हानि पर बेचता है दुकानदार, इसे 10% हानि पर बेचता है, मतलब 120 का 10% जो मैंने पिछली हेडिंग में करवाया। कैसे ज्ञात करते हैं, 120 का लीजिएगा गुणा 100 10 अपान तो नहीं जाता है, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 12। हानि कितना हुआ है 12 रुपए की हुई। हानि कितनी हुई है 12 रुपए। समझ पा रहे हैं ध्यान से, ओके। तो बताइए कॉस्ट प्राइस 120 है, सेलिंग प्राइस पता नहीं और हानि हमें पता चल गया है, ठीक, ओके। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि कब ज्ञात करते हैं, हानि बराबर कब होता है, कॉस्ट प्राइस एक होता है, कॉस्ट प्राइस एक होता है सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस है 5 रुपया और सेलिंग है 6 रुपया से, तो क्या लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ, क्या हुआ लाभ। अगर कॉस्ट प्राइस है 5 रुपया और सेलिंग प्राइस है 4 रुपये तो क्या हो जाएगा हानि। तो हानि हम कब ज्ञात कर पाएंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से हम इसको ज्ञात करेंगे, ओके। तो हानि कितने रुपए की हुई भैया 12 रुपये की, तो हानि बराबर कितना लिख दिया 12 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 120, कितना है एसपी हमें पता है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, ध्यान से देखिए हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं पता है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, क्या होगा देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, ध्यान समझना है। तो 12 तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे माइनस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो इधर आ गया। और सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 120, ये क्या है प्लस में कर जाएगा माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। 120 से 12 चला गया, कितना हो जाएगा 108 रुपया। 120 से कितने 12 108 रुपया, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस कितना निकला 108 रुपया, मतलब विक्रय मूल्य कितना आया 108 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना था 120 रुपये का। देखो क्रय मूल्य क्या है बड़ा है, इससे सेलिंग प्राइस से इसको हानि हुई, कितनी हानि हुई 10%। तो 120 का 10% कितना होता है हमने निकाल लिया, 120 का जब हमने 10% निकाला तो हमें प्राप्त हो गया हानि, हानि कितनी हुई 12 रुपये। और हानि बराबर क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हमने मान रखा। इसका मतलब मोटा मोटा क्या हुआ, मोटा मोटा ये हुआ कि सेलिंग प्राइस हमें कब निकलेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है बताइए कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। सेलिंग प्राइस कब होगा कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। सीधे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ मान लीजिए, तो बात तो वही है, सेलिंग प्राइस माइनस 120 क्या है कॉस्ट प्राइस, माइनस 12 क्या है हानि, 12 क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा, निकालें। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज पर, और साधारण ब्याज के बाद हम चर्चा करते हैं एक्सरसाइज पर, और इसमें खत्म हो जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, इसके लिए दुख समझाने के लिए स्टोरी जैसे आप पढ़िए, लिखा है सोहनी ने बताया कि वे एक नया स्कूटर खरीदने जा रहे हैं। मोहन ने पूछा कि क्या उनके पास इसके लिए पर्याप्त धन है। सोहनी ने उत्तर दिया कि उसके पिताजी इसके लिए बैंक से उधार धन लेंगे, ठीक। और उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन से कहते हैं उधार लिए गए धन को, उधार लिया गया धन जो होता है उसे क्या कहते हैं मूलधन कहते हैं। आगे क्या है, यह धन वापस करने से पहले ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ समय तक इसका उपयोग किया जाता है, अतः उसे उतने वेतन उतने समय का धन उपयोग में लाने के बदले कुछ अतिरिक्त धन बैंक को देना होता है, या अतिरिक्त धन ब्याज होता है। समझिए, तो मान लीजिए सोहनी है, तो सोहनी एक स्कूटर खरीदना चाहती है, क्या खरीदना चाहती है, तो स्कूटर खरीदने के लिए उसके पास पैसे की जरूरत होगी, तो इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन सोहनी के पिताजी हैं वो एक बैंक जाते हैं, कहाँ जाते हैं बैंक, और बैंक से कुछ धन लेते हैं। तो बैंक से इन्होंने ले लिया कर्जा, क्या ले लिया कर्जा के लिए, फिर चलिए उधार रुपये लिए, क्या लिए उस उधार रुपये को कहते हैं मूलधन, क्या कहते हैं मूलधन। अब बैंक इनसे कहेगी कि आप इस मूलधन को कब तक चुकाएंगे, तो इसका चुकाने की रेट है 1 माह, कितनी है 1 माह। अगर आप 1 माह में चुका देते हैं तो
मान लीजिए मूल इसने लिया 50,000, कितना लिया 50,000 मान लीजिए इसने लिया है 50,000। अब 50,000 को यदि एक माह के अंदर अगर चुका देते हैं तो ठीक, लेकिन अगर एक माह से ज़्यादा समय लगेगा तो ये कह रही है कि 5% का आपका क्या लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 50,000 तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन 50,000 का तो 5% होगा, क्या होगा 50,000 का जो 5% होगा वो भी आपको देना होगा, मतलब 500 आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो 50,000 का 5% कितना होता है, 5,000 होता है। तो 50,000 तो देंगे ही देंगे, ठीक, 50,000 तो देंगे ही देंगे, साथ में 50,000 का जो 5% है 5,000 वो भी देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 2500। यहाँ पे आ जाएगा 2500, 500 होगा 2500 आ जाएगा, और यहाँ कितना होगा 2500 तो देंगे ही देंगे। तो टोटल को कितना देना होगा, 52,500 देना होगा। ओके, तो 52,500 किससे मिलकर बना, ये मिला है 50,000 से और 2500 से। जो एक्स्ट्रा रुपया देने होंगे इसी को कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं, ब्याज। ये क्या है, ये है हमारा मूलधन। क्या है, ओके। तो मूलधन क्या है, जो उधार लिया गया था 50,000 लिया गया था उसे मूलधन कहते हैं। जो अतिरिक्त पैसा समय के बाद देना होगा उसे ब्याज कहते हैं। और जो मूलधन और ब्याज मिल जाता है तो उसे कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। मिश्र धन, मिश्र माने होता है मिश्रण। तो मिश्र धन में किसका मिश्रण है, मूलधन का, जो आपने उधार लिया और उस पर जितना ब्याज लग गया उसका। ओके, तो मूलधन क्या होता है, उधार लिया गया धन। ब्याज क्या होता है, उधार लिए गए धन के अतिरिक्त जो भी धन आप देंगे। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसको एग्जाम्पल में व्यक्त करने के लिए एग्जाम्पल नंबर जो इसका 1 है वो हम लेते हैं। वो क्या है, अनीता 5,000 का एक ऋण, अनीता 5,000 का एक ऋण 15% वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है। लिख लेते हैं, अनीता 5,000 का एक ऋण, ऋण का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ज। क्या हो जाएगा, कर्ज या उधार 15% वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है, ब्याज पर लेती है। ओके, ज्ञात कीजिए कि, क्वेश्चन में लिखा है ज्ञात कीजिए कि एक वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस, एक वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। ओके, तो ध्यान से इसको देख लेते हैं। तो अनीता 5,000 का एक ऋण लेती है, कितने रुपए का ऋण लेती है, 5,000। तो लिया गया धन कितना हो गया, 5,000 हो गया। इसका मतलब मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है 5,000। ओके, और 5,000 का एक ऋण 15% वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है। इसका मतलब इसका जो ब्याज लगेगा वो 1 साल में 15% लगेगा। अगर 1 साल बाद देगी तो 5,000 तो देगी ही देगी, और 5,000 का 15% और दे देगी। समझ पाए, नहीं समझ पाए, ओके। तो ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की जो दर है वो है 15% वार्षिक। क्या है, 15% वार्षिक। ओके, तो हम देख लेते हैं कि जो मूलधन और उसको में ज्ञात कीजिए कि एक वर्ष के बाद उसे कुल कितना वापस करना होगा, मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन हमें ज्ञात करना है।
तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ओके, समझ पा रहे हैं? तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूं, यहाँ से देखेंगे। देखिए, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 5000। मूलधन कितना है? 5000। और ब्याज कितना है? 15%। लेकिन 15% किस पे लगेगा? मूलधन पे। इसका तो ब्याज क्या है? 5000 का 15%। ओके, तो 5000 तो हमारा वैसे का वैसे चलता रहेगा। यहाँ पे 5000 का 15% निकाल देते हैं। ओके, कितना हो जाएगा? 5000 प्लस 15 0 0 और 15 बचे 75, 750 रुपये। 5750 रुपये इसको क्या होगा? ये वाले देना होगा। ओके, ये वाले 5000 कहाँ से है? 2000 कहाँ से? ये वाले हाँ समझना है। तो ऋण कितना लिया? 5000 का। 5000 जो ऋण लिया ये है मूलधन। मूलधन कितना लिया? 5000। ब्याज कितना लगेगा? मूलधन पे 15% वार्षिक की दर से। तो इसको पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक वर्ष के बाद कितना धन वापस देगी। तो 5000 तो देगी, 5000 तो देगी, लेकिन 5000 का जो 15% बनेगा वो भी तो देगी। समझ पा रहे हैं? तो जो टोटल कितना देगी? 5000 प्लस 5000 का 15%। तो कितना देगी? 5000 देगी और 5000 का 15% जितना भी आएगा। तो 5000 दे रही है मतलब मूलधन, 5000 दे रही है मूलधन और 5000 का 15% क्या है? ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन। इसे मिश्र धन देना है। मिश्र धन कितना देना है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 5000 और ब्याज कितना है? 5000 का 15%। तो 5000 का जब मैं 15% ज्ञात किया कितना आया? 750। वो कितना आया? 750। तो इसको 5000 तो देना है। तो 5000 क्या हो गया? मूलधन जिसने लिया था। और 750 कहाँ से आ गया? ब्याज कितना है ये? 750। कितना है ये? 5000 का 15%। तो 15% ये है, तो हमने इसको जोड़ दिया। तो देखो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है? 5000, ब्याज कितना है? 1750। दोनों को जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? मिश्र धन। अतः क्या लिखेंगे? अतः एक वर्ष बाद अनीता 5750 रुपये देगी। 5750 रुपये देगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नोट पे यहाँ हम एक बात लिख लेंगे, NOTE। नोट में हम क्या लिखेंगे? मूलधन को P से, देखिए मूलधन को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? P से, कैपिटल P से। ओके, और दर को हम प्रेजेंट करते हैं, जो भी ब्याज की दर है कहते हैं R%। किससे प्रेजेंट करते हैं? R से। ठीक है, देखिए यहाँ कितना दर थी? 15% थी। तो R बराबर कितना था? यहाँ 15 था। और P बराबर कितना था? यहाँ पे 5000 था। ओके, और जो हम लिखेंगे वार्षिक को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ब्याज को I कहते हैं। क्या कहते हैं? I। क्या कहते हैं? I कहते। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दिक्कत? तो मूलधन कितना है? P, दर कितना है? R, और ब्याज कितना है? I। तो हमें निकालना क्या था? बताइए। ब्याज हमें पहले निकालना था कि ब्याज तो पहले पता चले कितना देना होगा। तो ब्याज हमें I निकालना होगा। तो I हम कैसे निकालेंगे? तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा R गुणे P बटा 100। तो I बराबर अगर निकालना हो तो होता है R गुणे P बटा 100। R का मतलब क्या है यहाँ पे? दर, और P का मतलब क्या है? मूलधन। तो मूलधन गुणे दर बटा 100। ये कब निकलेगा? ब्याज। कब निकलेगा? ब्याज अगर निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के देख लेंगे। तो ब्याज हमें अगर निकालना है तो R कितना है हमारा? दर कितना है? 15%। और P कितना है हमारा? 5000। बटे कितना लिखना है? 100। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा तो यही है। नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं? ये ब्याज निकालना है, सिर्फ ब्याज। तो ब्याज तो हमें यही तो ब्याज निकला है।
तो यही तो ब्याज निकला है। तो क्या लिखा देखो 15 गुणे 5000 बटे 100, तो 15 गुणे 5000 बटे 100, बात वही है, आएगा 750 ही। आई वो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब हम पी अगर कहेंगे तो आप मूलधन समझ लीजिएगा, आर कहें तो दर समझ लीजिएगा, आई कहें तो ब्याज समझ लीजिएगा। ठीक है, बता दें अनेक वर्षों के लिए ब्याज। वही अनीता की बात ले लेते हैं। तो अनीता का जो मूलधन था, वही अनीता की बात, उसका जो मूलधन था वो कितना था? 5000। और उसका जो ब्याज की दर थी, ब्याज की वो थी 15%। कितनी थी? तो उसका टोटल ब्याज कितना निकला था? ब्याज निकला था 5000 का 15 मतलब 750 रुपये। ये तो ब्याज निकला था। तो एक साल में कितना देगी? एक वर्ष में दे रही थी कितना? 5000 तो देगी प्लस 750 और देगी। टोटल कितना दिया था? 5750। अब वो नहीं चुका पाती है एक साल में, तो दूसरे वर्ष क्या होगा? 750 रुपये और देगी, मतलब 575 प्लस 750 कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? 0 5 5 10 15 और 6500, या यूँ कह लीजिए 5000 प्लस 750 रुपये एक वर्ष का ब्याज और 750 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज। तो 750 और 700 कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? नहीं समझ पाए? चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, मतलब एक साल में वो देती है जो मूलधन का 15% और दूसरे साल में क्या देगी? फिर मूलधन का 15%। समझ पा रहे हैं? तो जो मूलधन का 15% देती है पहले साल में, फिर देगी मूलधन का 15%, मतलब उसको दुगना देना पड़ रहा है। इसे कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज किस पे लगता है? साधारण ब्याज सदैव मूलधन पे लगता है। कितना लगता है? मूलधन पर लगता है। अब बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? तो 5000 इसने ले लिया, मूलधन कितना हो गया? 5000। अब ब्याज की दर कितनी है? 15%। तो एक वर्ष में इसे एक्स्ट्रा कितना देना है? 750। 5000 तो देगा ही है, एक्स्ट्रा कितना देना है? 750। दूसरे वर्ष में इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 700 देना ही है। 5000 का 15% फिर 750। तीसरे वर्ष में मतलब तीसरे वर्ष में कितना देगी? 1500 प्लस 750। अगले वर्ष में कितना देगी? 3000। कितना देगी? नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। एक पहले वर्ष में कितना देगी? 5000 प्लस 750। दूसरे वर्ष में कितना देगी? 5000 प्लस 1500। और तीसरे वर्ष में कितना देगी बताइए? 5000 प्लस 750 पहले वर्ष का, 750 दूसरे वर्ष का, 750 तीसरे वर्ष का। 2250 देगी। कितना देगी? 2250। 5000 प्लस 2250। और चौथे वर्ष कितना देगी? चौथे वर्ष देगी 5000 और प्लस 750 750 750 प्लस 750 मतलब 3000। कितना देगी? नहीं समझ पाए? तो इसका 750 रुपये बढ़ ही रहा है, हर साल इसका 750 रुपये बढ़ रहा है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज की दर। ब्याज की दर, ब्याज की दर कितना है? 15% वार्षिक। एक साल के बाद 750 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन 750 रुपये जो है वो कितना है? 5000 का 15%। कितना है? तो यहाँ पे जो दर लग रहा है, जो ब्याज की दर लग रही है, किस पे लग रही है? मूलधन पे। ध्यान समझना है। जब ब्याज की दर मूलधन पर लगे, किस पे लगे? तब होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? ओके। लेकिन जब ब्याज की दर मिश्र धन पे लगे, किस पे लगे? तो उसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। इसे क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। अब देख लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज के भी बारे में। ध्यान समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। तो जो अनीता है वो लाला जी के पास गई। किसके पास गई है? वो लाला जी के पास। तो ध्यान समझेंगे तो ये है लाला जी। तो लाला जी के पास जब गई तो लाला जी ने कितने रुपए दिए? 5000। और क्या कहा?
जो मेरा ब्याज है आई तो कितना लगेगा 15% वार्षिक। लेकिन किस पे लगेगा? मूलधन पे। किस पे लगेगा? तो जो अनीता है वो जितने भी साल नहीं आ पाएगी इतना ब्याज देती रहेगी। एक साल में अगर देगी तो 750, दूसरे साल में देगी तो फिर 1500, दूसरे साल में कितना देगी 2250, एक्स्ट्रा, और चौथे साल में एक्स्ट्रा कितना देगी 3000। 5000 तो देगी। लेकिन जो लाला जी होते हैं जब पढ़ा लिखा नहीं होता तो वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। कैसे आप समझना ध्यान से। तो ये 15% इस पे लगेगा। देखो 15% ये लग रहा है मूलधन पर। कितना लग रहा है? 15 मूलधन। मूलधन पर। तो 5000 का 15% 750। हाँ। अगली बार फिर 5000 का 15% एक्स्ट्रा देना है। लेकिन लाला जी क्या कर देंगे? बेईमानी कर लेंगे, तो लगा देंगे किस पे? मिश्र धन पे। ध्यान से समझना है, ठीक है। तो पहले साल में कितना देना है इसको? 5000 का 15% कितना है? 750, मतलब दिया गया। अब लाला जी कहेंगे दूसरे साल के बाद क्या 5000 का 15% नहीं देंगे, आप 5750 का 15% देंगे। क्या देंगे? 5750 का। तो देखो 5750 जो है इसका अगर 15% अगर हम याद करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15% कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ से लगे 7 और 15 सत्ती 105, 105 और 7, 105 और 7 112 का 2, यहाँ से लगे 12 और 15 बचे 75, 75 और 12 112 होगा ना, तो 112 13 हाथ से लगे। 112 का कितना होगा? 5, यहाँ से लाएगा 12, कितना आएगा? 12 और 15 बचे 75, 75 और 12 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 कितना आया? 87 नहीं 86 होगा। कर नहीं पा रहे तो हम क्या करें? देखिए 575 की हम 15 से गुणा करने जा रहे हैं। पचम 25 12 से गुणा होगी। देखिए पचम 25 का लगे 2। देखिए 575 की 15 से गुणा करना है, ध्यान से देखिए। पचम 25 का 5 से लगे 2, 7 25 35 36 37, पचम 25 26 28 28, ठीक ओके। 5 7 5 कितना आएगा बताओ? 5 7 5 12, 8 7 15 1 16, 5 6 7 1 8 कितना आया? 86 25 आया। कितना आया? 86 25। तो 86 25 कितना आ गया बताओ? ये है 5750 का 15%। अगली बार से कितना देना होगा? 86 25 8625 देना होगा। 5000 तो देगी ही, तो कितना देगी? 8625 देगी। अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 2 8 13,000। कितना हो जाएगा? 5 8 2 6 5 2 6 8 5 13। समझ पा रहे हैं? कितना हो जाएगा? 13,825। नहीं समझ पाए? समझ गए। इसको ध्यान से किसे समझते हैं? चलिए किसे समझते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए समझ गए। इसको हम सब में डाल के किसे समझाते हैं आपको? ब्याज। तो जब ब्याज की दर मूलधन पर लगेगी तो उसे कहते हैं साधारण ब्याज, और जब ब्याज की दर मिश्र धन पे लगेगी तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसे समझते हैं एक बार फिर से। तो मान लीजिए आपने कर्जा, कर्जा का मतलब मूलधन, मूलधन आपने लिया 5 रुपए। कितना लिया? 5 रुपये। आप समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल से, ठीक है। और ब्याज की जो इस पे दर लग रही है वो लग रही है 2% वार्षिक। कितना लग रही है? 2% वार्षिक। कोई दिक्कत? ठीक। तो ये हो गया पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष, ये हो गया तीसरा वर्ष, और ये हो गया चौथा वर्ष। और ये कर्जा किसने लिया है? अनीता ने। किसने लिया है? अनीता। अनीता ने। बहुत ध्यान से समझिए। तो अनीता का मूलधन कितना है? 5 रुपये। कर्जा कितना लिया? 5 रुपये। ब्याज कितना लगेगा? 2%। वार्षिक। तो एक वर्ष के बाद कितना चुकाएगी? एक वर्ष के बाद चुकाएगी। मूलधन तो चुकाएगी, मूलधन तो चुकाएगी प्लस मूलधन का 2%। मूलधन का 2%। नहीं समझ पाए? समझ गए।
तो मूलधन कितना है 5 रुपये यस और 5 का 2%। ठीक है, सीधे लगा दिया, ऐसे देख लो 5 का 2%। तो 5 रुपये प्लस 5 का कितना हो जाएगा 2%, कितना आ जाएगा 5 रुपये प्लस 5 दूनी 10 बटा 100, 10 बटा 100 कितना आ जाएगा 5 रुपये प्लस 0.1 रुपया, तो कितना आ जाएगा 5.1 रुपया, कितना आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। हाँ तो मूलधन का 5% कितना, तो मूलधन कितना है 5 रुपये और मूलधन का 5 का 2% कितना आया था 5 प्लस 0.1, ये तो आया था। तो टोटल कितना देगी 5.1 रुपया देगी, नहीं समझ पाए। ठीक है, अगली बार दूसरे वर्ष के बाद कितना देगी 5 रुपये तो देगी ही, 5 रुपये तो, और पहले वर्ष का ब्याज कितना था 0.1, इस बार फिर 0.1 दे देंगे, कितना रुपये देगी। तीसरे वर्ष 5 रुपये तो देगी 0.1, 0.1 और 0.1, समझ पा रहे। तीसरे वर्ष क्या देगी 5 रुपये तो देगी 0.1 पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, ये तीसरे वर्ष का ब्याज, ये चौथे वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है 0.1, 0.1 क्या है 2%, इसका 5 रुपये का कितना 5 रुपया क्या है, ये कौन सा ब्याज लग रहा है साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज लग रहा है साधारण ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज कैसे लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा मिश्रधन पे, किस पे लगेगा मिश्रधन पे। ठीक है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा 5.1 रुपया, क्या होगा, और दर कितनी चल रही 2%। तो अब देखो जानते हो क्या होगा, अब 2 वर्ष के बाद कितना देगी 5.1 प्लस 5.1 का 2%, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, क्या समझे। अगर साधारण ब्याज होता तो 5 रुपया देगी, 0.1 पहले वर्ष का ब्याज और 0.1 दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, अब जानते हो क्या देगी 5.1, ये जो मिश्रधन निकला, मिश्रधन तो है ये, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ओके, तो मिश्रधन जो होगा मिश्रधन पर ब्याज लगेगा, मिश्रधन कितना हो गया 5.1, अब 5.1 देगी प्लस 5.1 का 2%। तो मैं इसको यहाँ ज्ञात करता हूँ, तो 5.1 का जब 2% हम ज्ञात करेंगे, ठीक, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 5 दूना 10 बटा 1 2 3, इसका मतलब आ जाएगा 0.102। इसका मतलब कितना देगी 5.1 तो देगी ही और 0.102 भी देगी, इसका मतलब कितना देगी ये देगा 0.2.5, समझ पा रहे हैं, 5 रुपया 20 पैसा देगा। और तीसरे वर्ष में क्या होगा 5 रुपया 20 पैसा तो देगी ही प्लस 5 रुपया 20 पैसे का क्या होगा, इसका निकाल देगा 2% का 2%, नहीं समझ पाए, मिश्रधन पे लग रहा है, दिस इज अ मिश्रधन। 3 वर्ष के बाद मिश्रधन ये हो गया, 2 वर्ष के बाद ये हो गया, 2 वर्ष के बाद ये हुआ, 1 वर्ष के बाद मिश्रधन ये हो गया, 2 वर्ष के बाद, और तीसरा वर्ष पे कब निकलेगा 2 वर्ष का जो मिश्रधन वो तो देखो उसका 2%, इसमें क्या होता है ज्यादा रुपया पड़ जाता है, समझ पा रहे हैं। तो जब ब्याज लगता है किस पे मिश्रधन पर तब होता है चक्रवर्ती, और जब ब्याज लगता है मूलधन पर तो होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज किस पे लगता है मूलधन पर, और चक्रवर्ती ब्याज किस पे लगता है मिश्रधन पर। चक्रवर्ती ब्याज कक्षा 8 में पढ़ेंगे और साधारण ब्याज कक्षा 7 में पढ़ेंगे। आई हो आपको समझ में आया होगा, मिटा लें। हमने एक चीज अच्छे से देख लिया है। अब जो मिश्रधन होता है क्या होता है मिश्रधन, इसे ए से प्रेजेंट करते हैं, अब ये भी बात लिख लीजिए। ओके, और मिश्रधन जो होता है कब होता है, मिश्रधन कब हमें मिलेगा, मिश्रधन हमें मिलेगा मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन को किससे प्रेजेंट करते थे पी से, और ब्याज को आई से, और मिश्रधन को ए से। ए बराबर पी प्लस आई। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन ऐसे बन जाए आपके सामने
वही पूरी बात अगर आ जाए जो आपके सामने है, यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, एक वर्ष से अगर अधिक, देखिए जो हम ब्याज, साधारण ब्याज जो हम चुकाएंगे वो अभी था 1 वर्ष, अनिता ने लिया था 1 वर्ष के बाद, लेकिन हम 1 वर्ष से अधिक समय के लिए भी साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है, I बराबर T इंटू R इंटू P बटा 100, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, I बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज, I क्या है, ब्याज, ब्याज है, क्या है, ब्याज, समझ लेते हैं। तो ब्याज बराबर T क्या है, समय, क्या है, समय, R क्या है यहाँ पे बताइए, R को क्या कहते हैं, ब्याज की दर, ब्याज की दर, दर, और P क्या है, मूलधन बटे 100। तो ब्याज बराबर क्या होगा, समय इंटू दर मूलधन बटे 100। ओके, समझ पा रहे हैं, ठीक। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, पी आर, इसे आप लिख सकते हैं पी आर पी बटा 100, या इसे लिख लीजिए पी आर डी बटा 100, या इसे लिख लीजिए आर पी टी बटा 100। कोई फर्क पड़ेगा, नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई समझ में, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, डालें। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रयास कीजिए दिल का कि 6050 रुपये 6.5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं। 3 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा कितना मिश्र धन देना होगा। तो मूलधन कितना है 6050 और दर कितनी है हमारी 6.5, समय कितना है 3 वर्ष, ब्याज हमें बताना है आई कितना होगा और मिश्र धन बताना है ए कितना होगा। मिश्र धन का मतलब 3 वर्ष के बाद कितना चुकाना है। तो मिश्र धन ए बराबर क्या होता है पी प्लस आई, पी का मतलब क्या होता है मूलधन, आई का मतलब होता है ब्याज। तो ब्याज पे सूत्र क्या होता है टी इंटू आर इंटू पी बटे 100। टी का मतलब समय कितना 3, आर का मतलब क्या हो जाएगा ब्याज 6.5 ही था, या पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा। 100 यहाँ पे 2 0, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 0 बढ़ जाएगा। और पी कितना है मूलधन, और इसको जब हमने हल किया तो कितना निकल के आया, 11.79.7। ये हमारा क्या निकल के आया, ब्याज। तो ब्याज कितना हमारा आया 1179.75 रुपये। और मिश्र धन कितना आया, उसमें हम मूलधन भी जोड़ देंगे और ये हमारा क्या आ गया मिश्र धन। दिक्कत इस प्रकार से हमने मिश्र धन ज्ञात कर लिया। ओके, आई का मतलब ब्याज कब निकलता है टी इंटू आर इंटू पी बटे 100। अगर आई दिया है, पी दिया है, आर दिया है तो पी निकाल लेंगे, पी दिया है, आर दिया है, आई दिया है और 100 दिया है तो पी निकाल लेंगे। मतलब कितनी है 1 2 3 4, इन चारों में से अगर कोई 3 है, क्या कोई 3 है तो चौथी अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने ध्यान से देखा है और पढ़ा है, और इस पे चारों में से कोई 3 अगर हमारे पास है तो चौथी हम निकाल लेंगे। इस पर 2 एग्जाम्पल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे 8.3 पर। 8.3 को पूरा पढ़ेंगे और लेसन नंबर 8 हमारा समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।